डियर स्टूडेंट्स, ये मीटिंग हमारे हिस्ट्री सब्जेक्ट की है, इश्यूज़ इन 20th सेंचुरी। इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझेंगे और उनके एज एन लेक्चर में उनको आंसर्स बताऊंगा। तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर प्रिपेयर करके जाना। आज की मीटिंग का हमारा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन हमारा ये है कि शीत युद्ध के दौरान विश्व का विभाजन कैसे हुआ। मतलब ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, जो वर्ल्ड था वो दो पार्ट्स में डिवाइड किस तरह से हो गया था। ठीक है, और ये पूछा है इसने क्वेश्चन में। और दूसरा पूछा है कोरिया या वियतनाम के केस अध्ययन के साथ इसकी चर्चा करें। मतलब कोरिया और वियतनाम के एज एन एग्जाम्पल हमको इसके बारे में बताना है, शीत युद्ध के दौरान विश्व का विभाजन कैसे हो चुका था। तो कोरिया और वियतनाम के बारे में भी हमको इसके अंदर बताना है। ठीक है, जो शीत युद्ध आप सभी जानते हो कि शीत युद्ध क्या था, कि शीत युद्ध में जो दो महाशक्तियाँ बची थी वर्ल्ड वॉर के बाद से। ठीक है, दो महाशक्तियाँ थी, एक थी अमेरिका और एक थी सोवियत संघ। तो इन दोनों के बीच क्या चल रहा था, वैचारिक लड़ाई थी, विचारों की लड़ाई थी, थॉट्स की डिफ्रेंशिएशन था। दोनों के थॉट्स जो थे अलग थे, चाहे वो पॉलिटिक्स को लेकर हो, आर्थिक को ले आर्थिक उसमें हो या सैन्य के उसमें हो। तो वैचारिक और राजनीतिक आर्थिक तनाव था इनके बीच में। मतलब विचार किस तरह से थे कि विचार में जो अमेरिका था वो पूंजीवादी का सपोर्ट करता था, और सोवियत जो था वो कम्युनिस्ट पार्टी का, वो जो क्या कहते हैं, सोवियत संघ की अपनी अलग विचारधारा थी अमेरिका के उसके कंपैरिजन में। और जो ये शीत युद्ध जो चला था 1947 से लेकर 1951 के बीच में चला था, इस दौर को ही शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो दो महाशक्तियों के बीच में मेनली लड़ा गया था। ठीक है, तो इनके कोल्ड वॉर के कारण, शीत युद्ध के कारण जो दुनिया थी वो दो गुटों में बट गई थी, दो पार्ट्स में बट गई थी, जिसमें पश्चिमी जो देश थे, जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, उनके अंदर जो लीड कौन कर रहा था, उनका नेतृत्व कर रहा था अमेरिका कर रहा था। और जो पूर्वी देश के जो देश थे उनका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। इन दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद था, आर्थिक मतभेद था या सैन्य, हर चीज़ को लेकर दोनों के बीच में कंपटीशन था। तो इस तरह से जो दो दुनिया थी, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, विभाजित हो चुकी थी। एक जो थी अमेरिका का नेतृत्व कर रही थी, और जो दूसरी थी वो सोवियत संघ के साथ मिली हुई थी। और जो इन दोनों के साथ ही नहीं थे उनको क्या बोलते हैं, गुट निरपेक्ष, नॉन अलाइनमेंट, जो एक के किसी के अंदर भी नहीं था, ना इनके अंदर था ना इनके अंदर था। जैसे कि भारत ने भी इनमें से किसी का साथ नहीं दिया था। ठीक है, तो विभाजन का प्रभाव जो था, ये जो विश्व में जो ये दोनों महाशक्तियाँ हैं, ये दोनों पार्ट्स में डिवाइड हो चुका था इनके कारण विश्व। तो जो विभाजन था उसके कारण जो दुनिया का हर एक देश था, हर एक कंट्री के ऊपर उसका असर हो रहा था। ठीक है, चाहे जिसमें से कोरिया भी थी और एक वियतनाम भी था, जो इनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा था इसके कारण में। तो विभाजन का क्या कारण रहा था कि एक था वैचारिक मतभेद, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में वैचारिक मतभेद था, जिसमें से अमेरिका जो था पूंजीवाद वाला था, लोकतंत्र का समर्थन करता था, लेकिन जो सोवियत संघ था वो साम्यवाद का समर्थन करता था, जिसमें कि एक पक्षीय शासन होता था। मतलब वन पार्टी सिस्टम होता था कि एक ही पार्टी रहेगी, अपोजिट में उसके कोई भी नहीं होगा। ठीक है, और एक था सैन्य प्रतिस्पर्धा, मतलब पावर को लेके दोनों के बीच में कंपटीशन था, कि जो महाशक्तियाँ थी अपनी सैन्य शक्तियों का विस्तार करने लग गई थी। से जो सोवियत संघ था वो उससे आगे निकल रहा था, वो उससे आगे निकल रहा था अमेरिका। तो दोनों के बीच में कंपटीशन था, और एक अविश्वास और भय का माहौल बन चुका था पूरी दुनिया के अंदर और इन दोनों देशों के बीच में भी। ठीक है, और फिर उपनिवेश का अंत भी इसी दौर में हुआ था। उपनिवेश मतलब डीकोलोनाइजेशन का एंड भी इसी टाइम पे हुआ था, क्योंकि जो विचार शीत युद्ध के कारण जो विश्व की जो स्थिति थी वो ख़राब थी। जब वर्ल्ड वॉर सेकंड हुई थी तो कई जो देश थे बहुत कमज़ोर हो गए थे। तो वो जो देश कमज़ोर हो गए थे, जिन्होंने अपना उनको उपनिवेश बना रखा था, जिन देशों को उन्होंने गुलाम बना रखा था, तो वो तो खुद कमज़ोर हो गया। अब उसको किस तरह से उसके ऊपर शासन करेंगे। तो इस तरह से उपनिवेश का भी अंत हो गया था, कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उपनिवेश साम्राज्य का पतन हो गया था, जिससे कि नए राष्ट्रों का उदय हुआ था। ठीक है, जैसे कि सोवियत संघ के टूटने के बाद कई सारे देश बने थे, वैसे ही उपनिवेश के अंत के बाद कई नए राष्ट्रों का, नए देशों का उदय हुआ था, निर्माण हुआ था, उभर कर सामने आए थे। और एक है प्रॉक्सी युद्ध हुआ था इनके बीच में। मीन्स कि ये जो दोनों कंट्रीज थे, चाहे सोवियत संघ और अमेरिका,
यूएसएसआर एंड अमेरिका दोनों के बीच में प्रॉक्सी युद्ध हुआ था। प्रॉक्सी युद्ध क्या कहते हैं कि मतलब ये जो दोनों देश थे कभी भी एक दूसरे के सामने आमने सामने डायरेक्टली नहीं आए थे। तो शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ सीधे तौर पर इनके बीच में शीत युद्ध नहीं हुआ था, बल्कि इस तरह से युद्ध हुआ था कि एक कोरिया की तरफ से आ गया और एक वियतनाम की तरफ से आ गया। जैसे लड़ाई हो जाती है ना, दो लोगों की लड़ाई हो जाती है तो वो अपने बंदे बुला के ले आता है और दूसरे वाला अपने बंदे बुला के ले आता है। तो वैसे ही था इनके बीच में भी कि कोरिया का एक देश समर्थन कर रहा था, वियतनाम का कोई और कर रहा था। इस तरह से इनकी लड़ाई हुई थी। आमने सामने कभी नहीं आए थे। आमने सामने एक बार आए थे जब क्यूबा मिसाइल संकट आया था, तभी आए थे। क्यूबा मिसाइल संकट आई थिंक आपको पता होगा। तो ये मैंने आपको बताया था कि शीत युद्ध के कारण किस तरह से जो दुनिया थी दो पार्ट्स में विभाजित हो गई थी, डिवाइड हो रखी थी। ठीक है, अब आगे हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि कोरिया और वियतनाम के संदर्भ में भी इसने हमसे आंसर मांगा है। तो अब हमें इस तरह से कोरिया के बारे में बताना है इसके अंदर कि कोरिया मामले में क्या था। देखो, जो कोरिया जो था पहले एक ही देश होता था, ना ही वो कोई दक्षिण कोरिया था ना कोई उत्तर कोरिया था। पहले ये पूरा एक देश था, लेकिन एक टाइम पे इसको दो पार्टों में डिवाइड कर दिया गया था। 38वें समांतर पर इसको काट दिया गया था। मतलब एक देश है उसको 38 डिग्री पे विभाजित कर दिया गया था इसका कोरिया का। ठीक है, तो जो उत्तर कोरिया था, नॉर्थ कोरिया था, उसमें कम्युनिस्ट शासन था, वन पार्टी सिस्टम था। वो चिंगचोंग, वो क्या नाम है उसका, वो जो तानाशाह है, डिक्टेटर है, उसका मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा। उत्तर कोरिया में कम्युनिस्ट शासन चल रहा था, सोवियत संघ वाला, वो सोवियत संघ को ज़्यादा मानता था। लेकिन जो दक्षिण कोरिया थी, साउथ कोरिया, उसमें पूंजीवादी शासन को अपनाया गया था, अमेरिका वाला। ठीक है, एक था सोवियत संघ शासन वाला और एक था अमेरिका की पूंजीवादी शासन व्यवस्था वाला। तो दोनों अलग थे इस तरह से। ठीक है, तो दोनों के बीच में वैचारिक प्रणालियों को स्थापित करने को प्रयास करते थे कि दोनों ही चाहते थे कि जो उत्तर कोरिया है वो हमारी उसको अपना ले, साउथ कोरिया सोचता था कि वो हमारी उसको अपना ले। दोनों, जैसे कि आप सभी देख रहे हो कि ये जो है कम्युनिस्ट का है, सोवियत संघ का वो करता था, और दूसरा था अमेरिका वाली का करता था, दक्षिण कोरिया था। तो दोनों ही चाहते थे कि वो हमको अपना ले, हमारी वो वैचारिक अपना ले, और ये सोचता था कि हमारी को अपना ले। तो इस तरह से दोनों के बीच में एक वैचारिक प्रणालियों को अपनाने को लेकर एक संघर्ष था, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था। ठीक है, तो ये जो संघर्ष था एक दूसरे के ऊपर वो करने का, कि वैचारिक अपने विचारों को थोपने का, तो इसका परिणाम क्या निकलता है कि 1950 में ये दोनों भिड़ जाते हैं एक दूसरे। एक वॉर की स्थिति बन जाती है जिसमें उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर देता है। तो जिससे कोरिया युद्ध शुरू हो जाता है इन दोनों के बीच में, और रीज़न आपको पता है कि क्यों हुआ था। ठीक है, और वो ये जो युद्ध होता है ये 3 सालों तक चलता है इन दोनों के बीच में ये युद्ध। ठीक है, इसमें जो संयुक्त राष्ट्र संघ बलों ने दक्षिण कोरिया का समर्थन किया था, मतलब जो संयुक्त राष्ट्र था उसने दक्षिण कोरिया का समर्थन किया। अब दक्षिण कोरिया को, ठीक है, और जो बचता है उत्तर कोरिया, उसका किसने समर्थन किया था? चीन ने किया था। ठीक है, चीन भी वन पार्टी सिस्टम वाला ही है। चीन के अंदर भी साम्यवादी वाली व्यवस्था को अपनाया जाता है, आज भी अपनाया जाता है। तो एक का समर्थन किसने किया था? दक्षिण कोरिया का समर्थन किया था संयुक्त राष्ट्र ने किया था, और चीन ने समर्थन किया था उत्तर कोरिया का। तो ये युद्ध हुआ था इन दोनों के बीच में, उस युद्ध के कारण लाखों लोग मारे गए थे और भारी तबाही हुई थी इसके कारण। ठीक है, तो इसका युद्ध का जब समाप्त हुआ, युद्ध 1953 में समाप्त हुआ था, ख़त्म हुआ था, तो उसका परिणाम ये निकलता है युद्ध का कि इसको विभाजित कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है 38 डिग्री एंगल पे। ठीक है, तो इस तरह से इसका विभाजन हुआ था उत्तर कोरिया और साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया का। इस तरह से इनका डिवीज़न हुआ था। ये रीज़न था इनका। ठीक है, तो विभाजित हो चुका है। तो आज भी देखते हो दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, एक दूसरे से तनावग्रस्त रहते हैं। ठीक है, एंड उत्तर कोरिया के बीच भी दक्षिण कोरिया के साथ शांति स्थापित नहीं हुआ आज के टाइम पे भी। दोनों देश जो है आज के टाइम पे भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण की स्थिति में रहते हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान का हो रखा है डिवीज़न, तो वैसे ही इनका भी कुछ सीन है कि इन दोनों के बीच में आज भी तनाव की स्थिति बनी हुई है।
तो ये था आपका कोरिया वाला, कि कोरिया में ये सब हुआ था। ठीक है, अगर समझ नहीं आया तो इसको वापस वीडियो में देख लेना, स्किप करके, प्रीवियस करके। अब इसके बाद वियतनाम वाला आ जाता है, वियतनाम मामला। तो वियतनाम मामले में ये था कि वियतनाम के ऊपर फ्रांस का कब्जा था। फ्रांस ने उसको अपना उपनिवेश बना रखा था, वियतनाम को। ठीक है, तो उसने, वियतनाम ने अपने, उसके कब्ज़ा उस पर कर रखा था फ्रांस ने। तो उसने फ्रांस के उपनिवेश से छुटकारा पाने के लिए उसने अपना स्वतंत्रता संग्राम छेड़ दिया, उसके खिलाफ़ वो लड़ाई छेड़ देता है। ठीक है, एक वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा 1945 में वो फ्रांसीसी उपनिवेश के खिलाफ़ अपनी स्वतंत्रता संग्राम छेड़ देता है, अपनी लड़ाई छेड़ देता है स्वतंत्रता की। ठीक है, तो वियतनाम और कम्युनिस्ट ने जो ये पार्टी थी वियतनाम, एक वियतनामी कम्युनिस्ट थी, कम्युनिस्टों, जो लोग वियतनामी कम्युनिस्ट थे, जो कम्युनिस्ट को मानते थे कि कम्युनिस्ट अच्छा है, वन पार्टी सिस्टम अच्छा है, साम्यवाद, सोवियत संघ वाला, तो उसको मानते थे वो लोग। तो उन्होंने क्या सोचा कि उन्होंने 1945 में फ्रांस के खिलाफ़ स्वतंत्रता का एक युद्ध छेड़ दिया था कि हमें स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है, और वो उनका जो फ्रांसीसी के खिलाफ़ जिन्होंने युद्ध छेड़ रखा था वियतनामी कम्युनिस्टों ने, वो चाहते थे कि वियतनाम को ऐसा राष्ट्रवाद बनाया जाए स्वतंत्रता के बाद कि जहाँ पे साम्यवाद विचारों को बढ़ावा दिया जाए, कि वो अपनी स्वतंत्रता के बाद साम्यवाद को फैलाएगा, अपने देश में साम्यवाद को अपनाएगा। ठीक है, और उन्होंने वियतनाम को एकीकृत देश बनाने का लक्ष्य रखा कि पूरा जो वियतनाम होगा वो एक देश रहेगा और उसमें साम्यवाद को अपनाया जाएगा। वियतनाम कम्युनिस्टों ने राष्ट्रवाद और साम्यवाद के विचारों को बढ़ावा दिया था। ठीक है, जो कम्युनिस्ट थे, जो थे स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, उन्होंने साम्यवाद और इन विचारधाराओं को बढ़ावा दिया था, जिसमें 1954 में फ्रांसीसी सेना के DN, BN, PHU इनसे लड़ाई हो जाती है इनकी, फ्रांसीसी और जो कम्युनिस्ट थे, जो कम्युनिस्ट पार्टी को, जो कम्युनिस्ट थे, जो वियतनाम में जो लोग रहते थे, उनके बीच में फ्रांसीसी सेना के साथ एक लड़ाई हो जाती है इन दोनों के बीच में, जिसमें फ्रांस को हार का सामना करना पड़ता है। उसके परिणाम स्वरूप क्या निकलता है, जब फ्रांस हार जाता है तो उसका परिणाम ये निकलता है कि उनका एक जिनेवा समझौता होता है। जिनेवा समझौता में क्या होता है कि जिनेवा समझौता ऐसा समझौता होता है कि वियतनाम को, एक वियतनाम पूरा है अगर, तो उसको 2 पार्ट में विभाजित कर दिया गया था, 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था, जिसमें से एक को बोला गया था उत्तरी वियतनाम, जहाँ पे कम्युनिस्ट शासन चल रहा था, और दक्षिण में पूंजी शासन, दक्षिण वियतनाम और उत्तर वियतनाम। उत्तर वाले में, मतलब उत्तर से नॉर्थ में, याद रखना, नॉर्थ में कम्युनिस्ट शासन चल रहा था और दक्षिण में, साउथ वाले में पूंजीवाद शासन चल रहा था। ठीक है, इस तरह से विभाजित किया गया था। ठीक है, जब एक और बार बता देता हूँ कि जो फ्रांस से जब वो जीत चुके थे, फ्रांसीसी सेना हार चुकी थी, तो उसका फ्रांस की सेना, मतलब जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, उनका स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, जिसके कारण इनके बीच युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांस की सेना हार गई, और फिर जिनेवा का समझौता का उनको हस्ताक्षर करना पड़ा। जिनेवा समझौता ये समझौता था कि उस समझौते के अंतर्गत वियतनाम को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था। एक भाग को बोला गया, एक भाग जो था उत्तर वियतनाम, जहाँ पे कम्युनिस्ट शासन चला, और दूसरे जो पार्ट में बोला जाता था उसको दक्षिण वियतनाम, वहाँ पे पूंजीवादी शासन चलाया गया था। ठीक है, तो विभाजन कर दिया गया। और जिनेवा समझौता में ये भी बोला गया था, जिनेवा समझौता में, कि जो दोनों देश के जो लोग होंगे एक दूसरे के आर पार जो बॉर्डर है वो क्रॉस कर पाएंगे और दोनों शांति से रहेंगे। ये समझौता हुआ था इनके बीच में। ठीक है, और इस समझौते के बाद 1955 में वहाँ पर चुनाव भी करवाए गए थे, राष्ट्र चुनाव करवाए गए थे, लेकिन वो चुनाव जो थे धांधली के आरोपों के कारण वो चुनाव भी रोक दिए गए, जो कभी भी नहीं हो पाए। मतलब चुनाव कराने के लिए पहल तो की गई, लेकिन चुनाव में बहुत धांधली हुई, घोटाले हुए, उसके कारण वो चुनाव भी वहीं रह गए। ठीक है, तो जिनेवा समझौता हो चुका था, चुनाव में भी धांधली हुई दोनों की उसमें। तो कुछ समय बाद क्या होता है कि जो उत्तर वियतनाम है और दक्षिण वियतनाम, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। ठीक है, एक दूसरे के बीच में 1955 में लड़ाई हो जाती है, इनकी युद्ध हो जाता है। और वो युद्ध किस तरह का युद्ध होता है,
गोरिल्ला युद्ध होता है कि घात लगा के एक दूसरे पर हमला करते हैं गोरिल्ला युद्ध के अंदर। जैसे एक गोरिल्ला जो होता है वो घात लगाकर छिपकर एक अचानक से हमला करता है। तो इस तरह का युद्ध इनके बीच में छिड़ गया था। तो जो युद्ध हुआ था ये जो युद्ध था 20 सालों तक चलता रहा था। 20 ईयर्स तक ये युद्ध कंटिन्यू हुआ था, और जिसमें एक पार्ट का मतलब इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका ने दक्षिण वियतनाम का समर्थन किया था। जो दक्षिणी वियतनाम था जहाँ पे पूंजीवादी समर्थन किया जाता था ज़्यादा से ज़्यादा, उसका समर्थन किसने किया? अमेरिका ने किया। और जो उत्तर वियतनाम था जो वन पार्टी सिस्टम अपनाता था, सौम्यवादी विचारधारा को रखता था, उसका समर्थन किया था सोवियत संघ और चीन ने किया था। तो ये जो दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, दक्षिण वियतनाम और उत्तरी वियतनाम दोनों के बीच में युद्ध हुआ। गोरिल्ला युद्ध भी हुआ इनके बीच में, जिसका एक ने सपोर्ट किया अमेरिका ने, एक को सपोर्ट किया अमेरिका ने और दूसरे को सपोर्ट किया सोवियत संघ और चीन ने। तो इन दोनों के बीच में बहुत विनाशकारी युद्ध हुआ था जिससे लाखों लोग मारे गए थे। और जब ये इनके बीच में जो युद्ध चला था जो कि 1975 में ख़त्म हुआ था, तो उससे क्या हुआ था? युद्ध के अंत में ये परिणाम निकला था कि जो दक्षिण वियतनाम की जो सरकार है उसको गिर चुकी थी इस युद्ध के कारण 1975 में, क्योंकि बहुत ज़्यादा युद्ध हो रहा था और बहुत ज़्यादा अराजकता फैल रही थी, हिंसा हो रही थी। तो जो वहाँ की जो सरकार थी दक्षिण वियतनाम की वो गिर जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या निकलता है? दक्षिण वियतनाम की तो सरकार गिर गई, तो उसने इस बात का फ़ायदा उठाकर उत्तर वियतनाम ने पूरे वियतनाम पर कब्जा कर लिया और फिर वियतनाम का जो है एकीकरण हो गया, दोबारा से एक हो गया पूरा देश। पहले अलग अलग था, अब दोबारा पूरा एक हो गया। ठीक है, तो ये युद्ध का लास्ट में परिणाम निकला था। तो आप सभी को पता है कि ये जो विभाजन के परिणाम क्या क्या थे, कि विभाजन का परिणाम यही था कि जो शीत युद्ध के दौरान कई नकारात्मक परिणाम निकले थे, नेगेटिव रिजल्ट्स आए थे, जिसमें से एक प्रॉक्सी का युद्ध बताया था मैंने आपको कि अमेरिका और सोवियत संघ कभी भी सीधे तौर पर युद्ध में शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, जैसे कि कोरिया और वियतनाम के युद्ध में ये एक दूसरे इनके डायरेक्टली तो नहीं लड़े, इनडायरेक्टली लड़े। इन्होंने अपने सैनिक भेजे, अपने हथियार भेजे इन देशों में जाके, और इस तरह से इनडायरेक्टली इनके बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसके कारण बहुत तबाही और लाखों लोगों की जान गई थी। और फिर एक हथियारों की होड़ लगी हुई थी इन महाशक्तियों के बीच में, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। और फिर आर्थिक बोझ थर्ड पॉइंट बन सकता है आपका, कि जो इनकी इन जो देशों की जो अर्थव्यवस्था थी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ बन रहा था उनकी अर्थव्यवस्था के ऊपर। कैसे? क्योंकि वो जो देश थे वो सैन्य खर्च ज़्यादा कर रहे थे, सेना पे खर्च ज़्यादा कर रहे थे, परमाणु हथियार बनाने पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे ये जो देश थे। तो इनकी अर्थव्यवस्था पर भी बहुत ज़्यादा जोर पड़ रहा था, जिससे जो लोग थे, आम जनता थी, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और एक जो है प्रचार और जासूसी, मतलब जो एक यूएसएसआर है और सोवियत संघ है, ये इन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रचार किया था, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। इन्होंने अपने प्रचारों में यही दिखाया था कि ये जो एक दूसरे की कमियां बताई थी और अपने बारे में अच्छे से अच्छा बताया था, और जासूसी भी करी थी। जैसे डिटेक्टिव होते हैं, जासूस होते हैं, एक दूसरे के देशों में जाकर इस तरह से जासूसी करना, ये चीज़ों का भी इन्होंने एक दूसरे के साथ सहारा करा था। तो ये आपका था पूरा टॉपिक, जो कि यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।